हमारे बीच में उपस्थित सेना और पुलिस के अधिकारी जो कि हमारे अतिथि हैं, नगर के प्रथम नागरिक, हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई अजय बिश्नोई जी और यहाँ उपस्थित सभी देश प्रेमी और भक्तजन। गुंजन कला सदन 66 वर्ष पुरानी संस्था है और मैं अवसर का लाभ लेते हुए जो हमारे एक संस्थापक अभी हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, गौरी शंकर केसरवानी जी, वे उपस्थित हैं। मैं 1 मिनट के लिए उनको बुलाना चाहूँगा। संजय जैन कीपी जी, गौरी शंकर केसरवानी जी को 1 मिनट के लिए मंच पर बुलाएं। इसी के साथ में आदरणीय चोपड़ा जी, आदरणीय चोपड़ा जी, कृपया मंच के मध्य में पहुंचे। आप हैं गौरी शंकर केसरवानी जी और आदरणीय गुरवचन सिंह जी चोपड़ा। ये गुंजन कला सदन के संस्थापकों में से हैं। हमारे बीच में बैठे हुए हैं आदरणीय नरेंद्र जैन एनसी। कृपया आ जाएं इस तरफ की सीढ़ी से 1 मिनट की। मैं गुंजन नगर अध्यक्ष भाई संजय जैन कीपी से आग्रह करूंगा कि हमारे गुंजन के संस्थापक गौरी शंकर केसरवानी जी और भाई चोपड़ा जी, भाई नरेंद्र जैन जी का मोतियों की माला से स्वागत करें। इन्हें मैंने इसलिए केवल मंच पर बुलाया है कि इन्हें आप देखें कि 66 वर्ष पूर्व आप 14-15 वर्ष के रहे होंगे और उस किशोर अवस्था में, बाल अवस्था में इन्होंने गुंजन कला सदन की स्थापना की और उद्देश्य मात्र एक था कि लोगों को सीधी शिक्षा देने में या उपदेश देने में वो सुपाच्य नहीं होता, लोगों को अप्रिय लगता है, तो उसका ऐसा माध्यम खोजा जाए कि लोग शिक्षित भी हों, सकारात्मक बातों से जुड़ें और नकारात्मकता से दूर हों। स्थान ग्रहण करें आप लोग। धन्यवाद। अपने इस उद्देश्य को लेकर गुंजन कला सदन चली कि कैसे हम बच्चों को और किशोरों को सकारात्मक कार्यों से जोड़ें। विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं, गीत, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, कविता, कहानी, भाषण, तात्कालिक भाषण, ये तमाम नगर के स्कूलों में एक समय ऐसा था जब गुंजन कला सदन की प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम वर्ष भर चलती थी। और यही कारण था कि वो किशोर जब युवा हुए, विभिन्न विधाओं में पारंगत हुए, तो उन लोगों ने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी। आज अनेक ऐसे लोग बैठे हैं जो गुंजन से जुड़े हुए, जिन्होंने गुंजन में कभी पहला कार्यक्रम प्रस्तुत किया। हमारे बीच में हैं भाई अनवर हुसैन जी, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मों के संगीत निर्देशक, गजल गायक, गुंजन कला सदन से कब से जुड़े। किशोरों को, युवाओं को पॉजिटिव सोच देने का उद्देश्य ये था कि वो व्यस्त हो जाएंगे किसी कला में, किसी क्षेत्र में, तो गलत संगत में, गलत बातों में नहीं रहेंगे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लोग कहते हैं। इसी के साथ साथ जो साधक हैं, जिन्होंने जीवन भर तपस्या करके विविध क्षेत्रों में कुछ अर्जित किया है, मान सम्मान, उनकी उस साधना का सम्मान करना। तो गुंजन कला सदन वर्ष में 1-2 आयोजन ऐसे भी करती है जो ऐसे साधकों को समर्पित रहता है, हम उनका सम्मान करते हैं। विविध आयोजन होते हैं, नाटक होते हैं, गीत संगीत होता है। एक समस्या ऐसी आई
कि एक समय होली का त्योहार बहुत विद्रूपता उसने ग्रहण कर ली थी। लोग बदला लेने का अवसर मानने लगे थे उसको। रंग गुलाल तो ठीक है, कीचड़ उछालने लगे थे एक दूसरे पर, नाली में पटकने लगे थे लोगों को, और 4-5 दिन होली के अवसर पर लोग संभ्रांत लोग शहर में निकलना नहीं पसंद करते थे। होली के त्योहार को पुनः सांस्कृतिक स्वरूप बनाने के लिए, देने के लिए भाई ओंकार श्रीवास्तव ने, हमारे संरक्षकों ने, अजय विस्तोई जी ने और तमाम लोगों ने मिलकर, डॉक्टर आनंद तिवारी ने एक योजना बनाई कि जिस दिन होली जलती है रात में, उस दिन नगर से एक रस रंग बारात प्रारंभ की जाए, और बारात ऐसी अनोखी हो कि लोग देखें, उससे जुड़ें। वो बारात प्रारंभ हुई और 2-3 साल में ही उसने इतना विशाल स्वरूप ले लिया, छोटे फुहारे से शुरू होकर मोटर स्टैंड पर समाप्त होना, और उसके बाद एक सांस्कृतिक मंच पर वो बदल जाना, गीत संगीत में उसका आनंद लोगों के द्वारा लिया जाना। हजारों लोग इसमें शामिल होने लगे। उस रात प्रथम जो रसरंग बारात हम लोगों ने निकाली, उसमें प्रथम महिला के रूप में शामिल हुई रत्न कुमारी देवी, राज्यसभा सदस्य। और दूसरे साल घोड़ों पर बैठकर महिलाएं उसमें निकली। गैर राजनीतिक संस्था है, किसी धर्म विशेष की संस्था नहीं है गुंजन कला सदन। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं हम, सभी धर्म के लोग हमारी संस्था में शामिल हैं, सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, सभी राजनीतिक दल के सदस्य इस संस्था में शामिल हैं। उस रसरंग यात्रा का ये प्रभाव पड़ा 3-4 साल में कि जितने भी लोग थे वो रात में 12-1 बजे तक इतने थक जाते थे कि दूसरे दिन देर से सो के उठते थे। कोई न्यूसेंस नहीं होता था, लोग रंग गुलाल में, गीत संगीत में डूब गए, और होली का वो स्वरूप जो था विकृत हो गया था। वो एक सकारात्मक उसका स्वरूप, पुनः जो सांस्कृतिक स्वरूप था, वो सामने आया। आप सब लोगों से आग्रह है कि गुंजन कला सदन का यूट्यूब चैनल भी है, इंटरनेशनल, गुंजन इंटरनेशनल के नाम से। हमारे पुराने कार्यक्रम गुंजन इंटरनेशनल यूट्यूब में पड़े हुए हैं, आप सर्च करके कार्यक्रम देख सकते हैं। ये वाला जो आज आयोजन हो रहा है इस आयोजन को भी हम उसमें डालेंगे। आप सबसे आग्रह है कि आप उसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी सदस्य संख्या बढ़ाएं, हमसे जुड़ें, हमारे आनंद को बढ़ाएं, अपने आनंद को बढ़ाएं। आपका सहयोग गुंजन कला सदन की यात्रा को और आगे बढ़ाएगा। युवा गुंजन के माध्यम से पुरानी पीढ़ी इस संपूर्ण आयोजन को, इस सांस्कृतिक यात्रा को युवाओं को सौंप रही है। मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रतुल श्रीवास्तव जी। अगले क्रम में जो आज हमारे ऑफिसर्स पधारे हैं, आप सब लोग पधारे हैं, उनके स्वागत भाषण के लिए शहीदों के नाम कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर ललित शर्मा जी, संजय साहू जी, आनंद तिवारी जी, सभी गुंजन कला के वरिष्ठ सदस्य, उपस्थित भाई और बहनों, मैं हमेशा सहज बोलता हूँ, तात्कालिक बोलता हूँ, पर आज आपने देखा मैं कागज लेके आया हूँ। कारण है, कुछ खास कारण है। ये शाम है शहीदों के नाम। कौन से शहीद? 15 अगस्त के दिन है तो स्वाभाविक रूप से उन शहीदों की याद पहले आती है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हुए, फांसी पर चढ़े, उनके नामों की चर्चा होती है। साथ में उन शहीदों की चर्चा भी होती है जो फौज में देश की रक्षा करते करते शहीद हुए हैं, उनकी भी चर्चा यहाँ होती है। आज भी अपन ने उनमें से कुछ शहीदों को, परिवारजनों को यहाँ बुलाया हुआ है, उनको भी सम्मान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस कहानी
कागज की कहानी को सबसे पहले पूरा कर लूँ मैं। जब भी कभी अपनी चर्चा होती है कि देश के शहीदों के नाम बताओ, तो आदमी 4-6 नाम से ज़्यादा गिना नहीं पाता है। बस भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस, और इसके बाद में उसके पास शब्दों का समापन हो जाता है, कोई समझ में नहीं आता कौन से नाम लिए जाएं। तो मेरे को लगा कि आज के इस अवसर पे हम कम से कम उनके नाम को एक बार दोहरा दें, ताकि कुछ लोगों के जहन में अपनी यादें सुनी हैं, आप सबने भी नाम सुने हैं, वो ताज़ा हो जाएं। बल्कि एक इच्छा ये भी है, शहीद स्मारक के जो मालिक लोग हैं उनसे मैं इस बात का अनुरोध करने वाला हूँ कि इन शहीदों के नाम और फोटो और ये 2-2 लाइनें उनके बारे में कहीं ना कहीं शहीद स्मारक की दीवारों पर उनको स्थान मिले, ताकि आते जाते लोग उनको निश्चित रूप से याद करते चले जाएं। देखिए, मैं बहुत फास्ट आपको ये बता देता हूँ इसमें। खुदीराम बोस ये 89 में पैदा हुए और 1908 में सेशन जज किंग्स कोर्ट की गाड़ी पर बम फेंका और 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ गए। उधम सिंह 1899 की पैदाइश है। 1939 में इन्होंने सर माइकल एस डायर को लंदन में गोली मारी। 31 जुलाई 40 को ये फांसी पर चढ़ गए। भगत सिंह जी आप सब जानते हैं, 18 सितंबर 7 का इनका जन्म है। 17 दिसंबर 28 को मेजर सैंडरसन की हत्या में शामिल हुए। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा असेंबली में बम का विस्फोट किया और 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ गए। सुखदेव जी भी उन्हीं के साथ में थे, उसी जुर्म में उनको भी फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। राजगुरु जी को भी उसी अपराध में 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। उनके साथ एक और नाम जुड़ा था, बटुकेश्वर दत्त, जिनको फांसी नहीं हुई थी, पर उनको आजन्म कारावास की व्यवस्था बनी थी। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से आप सब परिचित हैं। 1906 में पैदा हुए। 19 अगस्त 25 को उन्होंने काकोरी डाक काड़ी डकैती के डाली। उसके आरोप में उनको जो है एनकाउंटर में वो मारे गए, शहीद हुए। ये भी अपने को सबको मालूम है। उनके नाम पे उस जमाने में अंग्रेज सरकार ने 30,000 रुपये का पुरस्कार दे के रखा हुआ था। अशफाक उल्ला खान जो ये 1900 की इनमें जन्म हुआ। 1925 के काकोरी डाक काड़ी डकैती कांड में आरोपी बने। 18 दिसंबर 1927 को फांसी पर चढ़ गए। राजेंद्र लाहिड़ी ये 1901 में पैदा हुए। दक्षिणेश्वर बम कांड में 19 अगस्त 1975 के काकोरी कांड गाड़ी में इनको 17 दिसंबर 27 को फांसी हो गई थी। अवध बिहारी बोस 1969 में पैदा हुए। इनको 1914 में बंदी बनाया गया। 11 मई 1915 को इनको फांसी दी गई। दामोदर चापेकर जन्म इनका 24 जून 1869 को हुआ। 22 जून को कमिश्नर रेड एवं लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या में अपने भाइयों के साथ शामिल हुए। 18 अप्रैल 1998 को इनको फांसी की सजा दी गई। मदन लाल ढींगरा, ये सब नाम आपके सुने हुए हैं, जहन में सिर्फ उनको ताज़ा करने की कोशिश पे कर रहा हूँ। मदन लाल ढींगरा ये 1883 में इनका जन्म हुआ। कर्नल विलियम कर्जन की हत्या में शामिल हुए। 16 अगस्त 1909 को फांसी पर चढ़ गए। वासुदेव बलवंत फड़के इनका 1845 में जन्म हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र सेना बनाई। अंग्रेज सरकार ने काला पानी की सजा दी, जेल में आमरण अनशन किया, जिसके कारण इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1883 को हो गई। करतार सिंह सराफा 1896 की पैदाइश, गदर पार्टी के प्रमुख नेता और सक्रिय कार्यकर्ता। लाहौर षड्यंत्र के नेता मानकर अंग्रेजों के द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई। 16 नवंबर को फांसी की सजा प्राप्त हुई। अनंत कन्हरे जन्म 1891 और 1910 को इनको फांसी मिली। विष्णु गणेश पिंगल इनको जो है इनका जन्म 23 मार्च 1888 का और इनको फांसी दी गई 1915 में, 17 नवंबर 1915 को। कुशाल कोनवार जन्म 21 मार्च 1905 का, 16 जून 1943 को फांसी पर चढ़े। अशित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 का जन्म, 2 जुलाई 1834 को फांसी की सजा प्राप्त हुई। हरिकिशन जन्म 1909 का और 9 जून 1931 को फांसी की सजा प्राप्त हुई। सूर्यसेन जन्म 22 मार्च का और फांसी मिली 11 जनवरी 1934 को। लाला लाजपत राय लाठी से घायल हुए और घायल अवस्था में मरे, ये आपको सबको अच्छे तरीके से पता है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहने की बहुत ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ। जन्म 23 फरवरी 1897 का और 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और ईमानदारी की बात है, उन्हीं की फौज की गतिविधियों से डरकर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जल्दी आज़ाद करने का फैसला किया और अक्टूबर 1945 को एक विमान दुर्घटना में वो उनकी मृत्यु हुई, ऐसी जानकारी दी जाती है। सच्चाई क्या है वो आज तक अभी अंधेरे में है। मैंने सहज रूप में पढ़ दिया।
बहुत से नामों को आपको याद दिलाने की कोशिश करी ताकि हमारे जहन में याद रहे कि एक नहीं, ऐसे और भी अनेकों लोग होंगे जिनके नाम हमको नहीं पता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका इतिहास में शायद नाम नहीं लिखा गया है। अभी हम लोगों ने कल ही शहीद गुलाब सिंह पटेल, उनकी स्मृति में कार्यक्रम यहाँ पर किया था। शहीद गुलाब सिंह पटेल अपने जबलपुर के ही व्यक्ति, जो नौजवान पढ़ने वाला, स्कूल का 16 साल का छात्र, हाथ में झंडा लेके निकला और अंग्रेजों का विरोध करता हुआ जा रहा था। अंग्रेजों की गोली से घायल हुआ और 14 अगस्त 1942 को उसकी मृत्यु वहाँ पर हो गई। देखिए कैसा अजीब संयोग था। उसका जन्म भी 14 अगस्त का और मृत्यु जो शहीद भी हुआ तो वो 14 अगस्त को हुआ। ये जबलपुर के अपने शहीदों की कहानी है। इससे आगे की अपन जब फौज के शहीदों की बातचीत करेंगे, उसके साथ साथ उसके पहले में ज़रा इस शहीद स्मारक की चर्चा कर लो। ये शहीद स्मारक की जब भी हम चर्चा करते हैं तो हमको शहीदों की याद में इस शहीद स्मारक को बनाया क्यों गया, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। जब आप बाहर जाएंगे जाते वक्त कार्यक्रम के बाद में, तो देखिएगा इस शहीद स्मारक के एक तरफ एक पत्थर लगा हुआ है कि इसका जो है भूमि पूजन देश के प्रथम राष्ट्रपति ने किया था। दूसरी तरफ पत्थर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि इसका लोकार्पण देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ये अपने आप में एक कहानी है। सेठ गोविंददास जी की कहानी को सबको मालूम होगा, जिनने इस पूरे शहीद स्मारक की संरचना करी, इसको बनाया, इसको देखे गए। सेठ गोविंददास जी एक बड़े खानदान से थे, बड़े राजा गोकुलदास जी के परिवार से वो हुआ करते थे। एक छोटी सी उनके बारे में भी जानकारी देता हूँ आपको, क्योंकि किन किन लोगों ने क्या क्या छोड़ के और क्या क्या खो के और इससे स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े, यदि उस कहानी को हम समझेंगे तो उसकी गंभीरता को हम समझ पाएंगे। सेठ गोविंददास जी का परिवार कितना अमीर था वो हम सबको पता है। उसके बाद वो जेल चले गए। जेल में गए तो उनके साथ एक बड़ी मज़ेदार घटना होती थी। वो लोटा और बाल्टी लेके नहाने का चलन था उस समय पे। तो वो जो लोटा बाल्टी से लेके लोटा डाले तो सर पे लगता था उनके, वो हाथ रुकता ही नहीं था, सीधा सर पे पड़ता था। तो लोगों ने पूछा भैया ऐसी क्या बात हो गई? कहले घर पे तो नौकर नहलाता है, अपन ने कभी हाथ से नहाया ही नहीं। मतलब इस तरीके खानदान के लोग जो थे उनको वहाँ पर उन्होंने जेल गए और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को उन्होंने लड़ा था। ये बात हम अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ आज हमारे बीच में कुछ परिवार आए हुए हैं। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है खुड़ावल, सिहोरा से बिल्कुल लगा हुआ गांव है। वहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन शहीद परिवार रहते हुए हैं। तीन लोग वहाँ के शहीद हुए हैं। उनमें से एक अश्विनी काछी का नाम हम सबने सुना है, पुलवामा के जो अपना 40 लोग एक साथ खत्म हुए थे कायरतापूर्ण दुर्घटना में। उसके उनकी माताजी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, उनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। एक दूसरा परिवार वहाँ का रामेश्वर पटेल जी शहीद हुए थे। रामेश्वर पटेल जी का शहादत हुई थी 19 जून 16 को। और ये अश्विनी काछी के बारे में तो सबको याद है, 14 फरवरी 19 को वो घटना अपने हुई थी। किसी कारण से रामेश्वर पटेल जी के परिवार से कोई अब यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। पर एक तीसरा और परिवार राजेंद्र उपाध्याय जी 3 जून 2005 को शहीद हुए थे। राजेंद्र उपाध्याय जी की माताजी हमारे बीच में आई हुई है, पर यहाँ उनको उतरते उतरते अचानक उनको जो स्कूटर का पेडेस्टल का चोट लग गई तो पैर में उंगली में घाव हो गया, तो उनको नेशनल हॉस्पिटल भेजा हुआ है। अभी वहाँ से आती होंगी, उनको अपन यहीं से प्रणाम करते हैं और उनके आने के बाद उनका स्वागत और सम्मान यहाँ पर अपन करेंगे। इस बात की अपन करना चाहते हैं। ये सब बातें जब करते हैं तो फिर सेना की चर्चा आज खासतौर से हमारे बीच में हमारे ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं और आप सबको भी पता है कि सेना किस शौर्य के साथ में देश की सीमाओं की किस कठिनाइयों में रक्षा करते हैं। अभी कोई बता रहा था अपने को इस बीच में कि वो जहाँ 49 डिग्री पर काम करते हैं वहाँ -40 डिग्री पर भी हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। वो सेना किस उत्साह के साथ में काम करती है, किस जज्बे के साथ में काम करती है, उस जज्बे को समझना हो तो एक घटना मैं निश्चित रूप से सुनाना चाहता हूँ। हमारे ब्रिगेडियर साहब को पता होगा, आप में से शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा। मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ बना पोस्ट की। बना पोस्ट का नाम जो है 1987 तक बना पोस्ट का नाम था कायदे आजम जिन्ना पोस्ट। नाम से आप समझ गए होंगे कि ये पाकिस्तान की पोस्ट थी और उस पोस्ट का नाम कायदे आजम जिन्ना के नाम से था, तो कितनी महत्वपूर्ण पोस्ट रही होगी इसका भी आप अंदाज कर सकते हैं। सियाचिन में 23,000 फुट की ऊंचाई पर वो कायदे आजम जिन्ना की पोस्ट वहाँ पर हुआ करती थी और वो पोस्ट के 1500 फुट नीचे हमारी 2 पोस्टें हुआ करती थी, एक सोनम पोस्ट और एक अबर पोस्ट। तो वो वहाँ से 1500 फुट की बिल्कुल खड़ी बर्फ की दीवार वहाँ पर बनी हुई थी और उसके नीचे था।
और वहाँ से वो 80-80 किलोमीटर दूर तक देख सकते थे और जब चाहे वहाँ से मशीन गन की गोलियाँ चलाते थे और नीचे हमारे सैनिक शहीद हो जाया करते थे। हेलीकॉप्टर आता था, उसको भी वो निशाना बनाया करते थे। तो बड़ी स्ट्रेटेजिकल पोस्ट थी और इसलिए हमारी सेना के नौजवानों ने तय किया कि इस चौकी पर कब्जा करना है और कब्जा करने के नियत से उन्होंने तय किया। और 27 मई 87 की वो घटना है। 27 मई 87 को लेफ्टिनेंट राजीव पांडे जी 7 लोगों के साथ में रात के समय पे वहाँ पर उन्होंने उस 1500 फुट की दीवार पर चढ़ना शुरू किया। तो चढ़ने का तरीका क्या था कि वो कीला ठोंक के एक ऐसा रस्सी का एक लूप बनाते थे और वो लूप बनाते हुए ऊपर चढ़ते चले जा रहे थे रात के अंधेरे में, इसलिए कि कहीं देख न लिए जाएं। पर हुआ ये कि वो मुश्किल से ऊपर से 100-150 फुट बचा होगा, तब तक ऊपर के पाकिस्तानी सैनिकों ने इनको देख लिया। ऊपर से मशीन गन ऑन हुई और मशीन गन चली और जो लेफ्टिनेंट राजीव पांडे और उनके साथ के 7 सैनिक वहीं पर शहीद हो गए। उनकी लाशें वहीं पड़ी रह गई। अब आप समझ सकते हैं कि इसके बाद सेना का मनोबल क्या होगा। वो सेना के मनोबल को समझना है तो उसको देखिए कि 1 महीना बीता नहीं और 23 जून 87 को फिर से सेना ने कमर कस दी कि चलो आज फिर से एक बार प्रयास करते हैं और चढ़ते हैं। इस बार मेजर वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में लोग ने चढ़े और चढ़ते चढ़ते इस बार चढ़ना आसान था क्योंकि पहले के वो लूप बने हुए पहले से तैयार उनको मिलते चले गए। उसके बाद भी ऊपर पहुंचने के पहले इनको भी देख लिया गया। फिर से पाकिस्तान की मशीन गनें चली और फिर हमारे 2 सैनिक जो हैं शहीद हो गए और बाकी के लोग वापस लौट के आने में सफल हो गए। ये घटना बता रहा हूँ 23 जून 1987 की। 23 जून के बाद सिर्फ 24 जून की रात बीती और 25 जून को फिर खड़े, चलो भाई फिर से चढ़ा जाए। और 25 जून को वही अपने मेजर वीरेंद्र सिंह के साथ में इनने चढ़ना प्रारंभ किया। कुछ लोग मेजर वीरेंद्र सिंह और साथ में एक संसार चंद बना सूबेदार थे। ये लोग 4-5 लोग पहले जरा तेजी से चढ़ गए और ऊपर पहुंच गए, बाकी के लोग नीचे रह गए। ऊपर के लोग पहुंच गए, उन्होंने कोशिश करी कि नीचे के लोगों से वाकी टाकी पे बात करें तो ठंड माइनस में इतनी थी कि वाकी टाकी की बैटरी जाम हो गई और उस बैटरी के जाम होने के कारण कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। मशीन गन संभाली तो मशीन गन भी माइनस में जाम हो गई थी। मशीन गन भी चलने से ये बंदूकें जाम हो गई थी, बंदूकें चलने से इनकार हो गया। अब क्या करें, थोड़ी सी भी देर होती है और वो जाग जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमारे पास तो बंदूकें भी नहीं हैं। तब संसार चंद बना ने एक काम किया, उसने वो जो उनका बंकर बना हुआ था उस बंकर के अंदर से उनकी आवाज़ें आ रही थी। संसार चंद बना ने एक हैंड ग्रेनेड लिया, बंकर का दरवाज़ा खोला और बंकर के अंदर उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। हैंड ग्रेनेड वहाँ पर फटा और उसके फटने के कारण जितने अंदर थे वो मर गए, पर जितने बाहर थे उसकी आवाज़ से वो जाग गए और वो लड़ाई के लिए आ गए। उनके पास बंदूकें थीं, अपने पास संगीनें थीं, वो संगीनें और बंदूकों को लेके वो मरे। पाकिस्तानी सैनिक को तो मारे गए और कुछ लोग वहाँ से भाग गए और इस तरीके से वहाँ पर अपना कब्जा हुआ। और मेजर वीरेंद्र सिंह जो थे उनको भी गोलियां लगी, पर माइनस में टेम्परेचर था इसलिए खून नहीं बहा और इसलिए उनकी जान बच गई। और ये मेजर जो सूबेदार संसार चंद बना थे उनको परमवीर चक्र मिला और उसके साथ साथ उस पोस्ट का नाम बना पोस्ट हो गया। आप समझे ना कि किस हौसले के साथ सेना हमारी करती है। उसके सम्मान में जितनी तालियां बजें उतनी तालियां कम हैं। आज ये अपन इन्हीं शहीदों के नाम पर तो ये शाम कर रहे हैं, इन शहीदों को याद करने के लिए तो काम कर रहे हैं। तो इस शहादत को अंदाज करना हो तो इस जज्बे को अंदाज करें, इस जज्बे को सलाम करें। और मैं फिर इसके साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज अनायास मैंने ज़्यादा समय लिया, उसके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। हम सेना और पुलिस के साथ एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। हम सैनिकों को जानना चाहते हैं, हम इस देश के शहीदों के बारे में जानना चाहते हैं। आज जो इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए अब शहादत दे रहे हैं उनके बारे में तो कोई चर्चा करता ही नहीं है। और हम उनके बारे में भी चर्चा करना चाहते हैं जो चले गए, जिनके बारे में सबको मालूम है कि जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों से लड़े। 200-250 साल का हमारा संघर्ष जो भी रहा, उस संघर्ष के बाद जब हम अपने मुकाम पे पहुँचे और हमें एक काला दिन 14 तारीख का देखने के बाद मिला जब हमारा देश खंडित हुआ और 15 को जब हम स्वतंत्र हुए तो हम खंडित राष्ट्र के साथ स्वतंत्र हुए। लेकिन हम आज भी ये कहते हैं कि 15 अगस्त को जिन्होंने आज़ाद कराया उनको तो हम प्रणाम करते ही हैं, उनका सम्मान तो हम करते ही हैं। लेकिन जो लोग आज अक्षुण्ण रख रहे हैं, हमारे ऑफिसर ब्रिगेडियर सर यहाँ बैठे हुए हैं, इनके अधीनस्थ होकर बहुत सारी फ़ौज के लोग काम कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे ब्रिगेडियर साहबान और लेफ्टिनेंट जनरल साहबान और जनरल साहबान पूरी फ़ौज को संभाल रहे हैं। उनके अधीनस्थ आप कल्पना करिए, भैया भी बात कर रहे थे, मैंने पहले वो चर्चा की थी कि बिलो 30 and +49 इसमें अगर काम कर रहे हैं हमारे सैनिक, तो आप उसके जज्बे को आप समझ सकते हैं। जब वो अपने घर से निकलते हैं तो उनकी मां उनको तिलक करके भेजती है कि बेटा तुम जा रहे हो,
कब लौटेंगे कोई आइडिया नहीं है। साहब के पास छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे, अगर साहब फील्ड पोस्टिंग में होंगे और वहाँ होंगे तो वो ज़रूर ये देखेंगे कि उसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सैनिकों के साथ होती है। हमारे ऑफिसर्स ऑल भी यहाँ सेना के बैठे हुए हैं। कभी कभी चर्चा होती है तो भैया ने जो अपने विस्तृत उद्बोधन में सबके बारे में बताया, वो निश्चित तौर पर ये मैं मानता हूँ कि ये हम सब की जानकारी में होना चाहिए। और मैं आज जैसा मैंने कहा कि ये भैया के नेतृत्व में ये विराम नहीं होगा इस कार्यक्रम का। सैनिकों के साथ हम लगातार जुड़े रहेंगे, पुलिस के साथ लगातार जुड़े रहेंगे। भैया ने आज सैनिकों पर चर्चा की, मैं पुलिस पर भी कुछ एक दो शब्द कहने के बाद फिर आदरणीय ब्रिगेडियर साहब को उनके उद्बोधन के लिए बुलाऊंगा। हमारी पुलिस के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो पुलिस के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भाई पुलिस थाने में रहती है, हम पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर देखती है। लेकिन पुलिस है क्या वास्तव में? पुलिस वो है जिसको एक फोन करने से वो अगर आपके घर के अंदर आ जाए तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं। पुलिस वो है जो कोविड में फील्ड में काम करती। मेरे मोहल्ले में एक हुआ था, टीआई साहब ने जब उसको उठा के रखा और कोविड में कोई किसी को छू नहीं रहा था, तो हमारे टीआई साहब ने और हमारे जवान ने कोतवाली थाने के एक कोविड पेशेंट को गाड़ी में बिठाला और उससे रिहेबिलिटेशन कैंप भेजा। पुलिस वो है जो स्टोन पेल्टिंग का कहीं होता है, कहीं दंगे होते हैं, तो पुलिस अपने घर से जब बाहर निकलती है तो उसको उनके सिपाहियों को, उनके अधिकारियों को ये लगता है हेलमेट लगा के जब वो पहुंचते हैं कि पता नहीं इस दंगे में क्या होगा। जब वो किसी को नहीं छोड़ रहे, सिर पे कफन बांधे हुए, तो हम लोग को कैसे छोड़ेंगे? लेकिन पुलिस के पास वो पावर्स हैं। पुलिस अपनी तरह से एक्सरसाइज करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के साथ साथ जब उससे कोई पोजीशन ऐसी लगती है कि उन्हें फौज की मदद की जरूरत है तो आदरणीय ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो फौज को भी लाते हैं। तब कहते हैं कि आप मिलिट्री आ गई, अब थोड़ा हमें अंदर रहना चाहिए। तो पुलिस क्या है, पुलिस के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। इसलिए हमने आज पुलिस के बैंड को भी पार्टिसिपेशन के लिए अपने बीच में रखा। आज का हमारा जो कार्यक्रम है पूरा इसी पे निर्भर है कि हम पुलिस और फौज को जाने। भैया ने बहुत बढ़िया जानकारी फौज के बारे में आज हम सबको दी है, हमारे शहीदों के बारे में दी है। मैं उनका अनुग्रहित हूँ पूरे गुंजन कला प्रसाधन परिवार की ओर से। आप सबसे आग्रह करता हूँ कि एक बार जोरदार ताली अजय भैया के लिए होनी चाहिए कि वैसे हमारे अग्रज ज्ञान के भंडार हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। आदरणीय राजेश पाठक जी यहाँ विराजमान हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और बिना विलंब किए जिनको हम आज सुनना चाहते हैं, और साहब जी आज सिविलियन से जुड़ रहे हैं, ऐसे साहब जी ब्रिगेडियर ललित शर्मा साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। जोरदार ताली होनी चाहिए। फील्ड के सेना के एक बड़े ऑफिसर हमारे बीच आ रहे हैं। तालियों जब तक वो मंच तक नहीं आते, तालियां बजती रहनी चाहिए।